पे आ जा, तेरे को पीडीएफ बताऊं क्या, या तू पे इससे देखेगा? है मेरे पास है। अच्छा, पीडीएफ पेज नंबर 175। और तू एक्सेल पे कर रहा है कि बुक पे कर रहा है? बुक पे कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो ये सब में वी कंपनी इज एवेल्युएटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी एंड ऑन द रिस्क रिलेटिंग टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एनपीवी निकालना है बेसिकली। इसमें देख ले, वी कंपनी इज इवेल्युएटिंग अ प्लान इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोडक्ट कॉस्टिंग 20 million, payable at the start of the first year of operation. The product will be produced for 4 years, at the end of which the production will see the investment project has a terminal value of zero, मतलब बेचने का वैल्यू जीरो है। और ये इसके सेल्स वॉल्यूम मतलब यूनिट, सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद इन उन उन दोनों का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए, उन्होंने दिया प्रोबेबिलिटी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन वेदर कंपटीशन is maintained between key suppliers of component. Purchasing department has made the following forecast, कि इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये सब के आने की। तो अभी अपने को इन सब का ईएनपीवी निकालना है। तेरे को प्रोबेबिलिटी में इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इनका एवरेज आउट करना है। ठीक है, एक 45 प्लस 35 प्लस 20 गिव्स यू 100, एंड देन तेरे को इसका खाली एवरेज आउट करना है एज गुड एज। ठीक है, देन वेरिएबल कॉस्ट इज द फोरकास्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लेशन 4% से बढ़ेगा। टैक्स अलाउेबल डेट 25% है। कॉर्पोरेशन टैक्स 28% है। ये तो खाली फुल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दिया है 20 million, जो ऊपर भी दिया था। और बाकी सब तो तेरे को नीचे जो भी दिया हुआ है वो सब तेरा डिस्काउंटिंग है। ठीक है। हम्म। तो टैक्सेबल ये अलाउेबल डेप्रिसिएशन 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस है, उस पे इन 28% टैक्स है। 28% दिया है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड एज अ डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है। It's planned to finance the investment project with an issue of 8% loan notes bearing. मतलब इसमें मतलब सारे कॉन्सेप्ट उठा के डाल दिए। हाँ, एज गुड एज। अब देखिए, इसमें तेरा एनपीवी पूरा क्लियर हो जाएगा। वही मैंने बोला कि अगर तेरे को ये सम आ गया ना बेसिक, तो तेरे को पूरा एनपीवी आ सकता है, या मोस्ट में बोल दो 80% ऑफ द एनपीवी तेरे को आ जाएगा ये इससे करना। और एक चीज जो मैंने ये देखी है ना एनपीवी वाले समझ में, तेरे को वर्ड टू वर्ड ही जाना है यूजुअली, ऐसा। ठीक है, पहला या बी पार्ट इज द कैलकुलेशन एनपीवी। मैं टेक्स्ट बुक से बदल देता। पर्टिकुलर योर जीरो, करेंगे ड्रैग। टेबल 1 ईयर इन अरियर्स था, ईयर 5 तक लेके देंगे। पर्टिकुलर्स डालेंगे कलर। We manage companies evaluating a planned investment in a new product costing 20 million, payable start हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 20 million की है। तीन 20 million अभी खाली यहाँ पे मैं डालूंगा माइनस में। आएंगे सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे सेल्स। इसका थोड़ा सा एडजस्ट करना है।
यूनिट्स दिया हुआ है, ईयर वन दिया हुआ है। इसको बढ़ा दिया। Clarity of plan is from the product able to invest time, product will be released 4 years at the end of the first production will cease. The investment project will but terminal value is zero. पहले यहाँ पे फिलिंग दी यूनिट्स देन सेलिंग प्राइस 440000 4 लाख। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो दी हुई है 26.5, 28.5, 30, 26। फिर इन्फ्लेशन इंफ्लेटेड। तेरे को डिस्टर्ब हो रहा होगा तो तू ईयरफोन निकाल भी सकता है, हाँ? नहीं कोई नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ड्रैग किया, इन्फ्लेशन कितना है? It has not yet adjusted these selling prices have not yet been adjusted for selling price inflation. This is expected to be 3.5. Annual fixed cost has been 100.035 into this, into this, into this. Inflated selling price where the sales units into this. Annual fixed cost are given about nominal term. Annual fixed cost inflation नहीं है ये, तो कुछ inflation नहीं है। Cost अपन सेल्स में यूनिट और इसको इंटू करेंगे ना सेलिंग प्राइस को, हाँ, यूनिट्स और सेलिंग प्राइस और को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इन्फ्लेशन। क्या? नहीं, एक्चुअली सेलिंग प्राइस में तुझे इन्फ्लेशन चार्ज करना है। बट आंसर तो एक ही आएगा ना। ऐसा रहेगा, मुझे नहीं पता रे, मेरे को लगता है अलग आना तो चाहिए। एक काम कर, मैं नीचे यहाँ पे ट्राई करता हूँ। 4 लाख, नहीं सॉरी, 4,40,000। मैं 40 to this 035। एक्चुअली आना तो चाहिए, बात तो सही है। हाँ, वही आ रहा है, वही आ रहा है कैसे भी। रेटिंग रेटिंग मीटिंग प्रॉफिट तो इन दोनों को माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को। वेरिएबल और इसको करते हैं ड्रैग। तो जीरो ट्रिपल जीरो तो ज़्यादा ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ नुको नुको, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी आती है
strong, moderate, weak, then इसका probability सॉरी इधर वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट इधर आना चाहिए 10.8 12 7 EVC hey EVC expected variable cost multiply control C control V sum 12 तो वेरिएबल कॉस्ट आता है 12 का V तो ये आपकी है EVC का इन्फ्लेशन कितना है, इसका इन्फ्लेशन था 4% का 0.04 फिर इसका आंसर just keep changing cost per unit cost variable cost scrap value to 0 है scrap value at the end of 4 years तो tax तो है but it is 1 year in arrears 0.28 28% का टैक्स है ना 28% का टैक्स है तो भी टैक्स अलाउेबल depreciation net operating cash flows तो अगर हम डिस्काउंटिंग यूजुअली चार्ज करते हैं डिस्काउंटिंग ही चार्ज करते हैं डिस्काउंटिंग देन प्रेजेंट वैल्यूज आती हैं प्रेजेंट वैल्यूज के बाद एनपीवी और ये होता है हमारा एनपीवी सम डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू जो मिलती है वो होती है इन दोनों का मल्टीपल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो addition this addition this addition this but subtraction of tax ड्रैग कर लेते हैं चलो बढ़िया ये हमारा एनपी अभी कुछ देर अंदर कांस्टेंट रहेगा तब अपन डेप्थ नहीं निकालते डेप्रीसिएशन टैक्स लायबल डेप्रीसिएशन लायबल एनपीपी इतने की बजाय माइनस में लिख देता हूँ तो एनपीपी इतने की डेप्थ लगेगा
25% का रन रिड्यूसिंग बैलेंस रेशियो, लगता है 0.25 का। ये टैक्स रेट है और variable depreciation multiply करता हूँ, जैसे मुझे मिलता है मेरा आंसर। एक्चुअली मेरा 0.28 ही है, ये रहेगा भाई। इसको मैं नीचे रख सकता हूँ 300 तक। दो में स्क्रैप वैल्यू 0, इसी के ऊपर जो भी है वो मिल जाएगा। एंड नाउ दिस विल बी माय बेनिफिट, तो ये भी यहाँ पे आता रहेगा। एक सर्वे कैश में मिल रहा है, ये भी हो गया। कि लास्ट में वो डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग के लिए टेबल लिखना पड़ेगा। It is planned to finance the investment project with an issue of 8% loan notes redeemable in 10 years time. VYXYN company has a nominal after-tax weighted average cost of capital of 10%, इसी को हम करेंगे as discounting rate 0.909, 0.826, 0.551, 0.683, 0.621. अगर कोई इन 1000 करता है तो ये नियरेस्ट 1000 तक आती है वैल्यू 22840 आता है एनपीवी। और है नहीं सकता, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 25%, सब भी ठीक है, भी ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी ऑफ 11%, ठीक है। तू कहाँ पे? धैर्य हाँ, कहाँ तक पहुंचा? एनपीवी निकाल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से ये मिल गए तेरे को सारे वैल्यू। सेल्स किया, अभी ये कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, हम्म। सही सही। इन्वेस्टमेंट कंपनी will be 2839, 2839 या 2840, करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। The probability that variable cost per unit will be 12 per unit or less is 80%. So the probability of a positive NPV is therefore at least 80%. However, the effect on the NPV of the variable cost increasing to 14.7 per unit must be investigated, as this may result in a negative NPV. The expected NPV is positive, and so the investment project is likely to be acceptable on the financial grounds. हाँ एवरेज आउट हो गया, 10 12 14.7 एवरेज आउट होते कहीं ना कहीं 12 बन गया, सही है। ये वाला theory discuss the difference between risk and uncertainty in relation to investment appraisal। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ए,
right? Huh. The terms risk and uncertainty are often used interchangeably in everyday uh, discussion. However, there is a clear difference between them in relation to investment appraisal. Risk refers to a situation where an investment project has several outcomes, all of which are known and to which probabilities can be attached. For example, on the basis of past experience, risk can therefore be quantified and measured by the variability of the returns of an investment project. Uncertainty refers to the situation where an investment project has several possible outcomes, but it is not possible to assign probabilities to their outcomes. यहाँ पे भी several outcomes है, अनसर्टिनिटी में भी सेवरल आउटकम्स है, खाली इसमें अपन प्रोबेबिलिटी अटैच करके रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं, अनसर्टिनिटी में वो नहीं कर सकते. It is therefore not possible to say which outcomes are likely to occur. The difference between risk and uncertainty, therefore, is that risk can be quantified, whereas uncertainty cannot be quantified. Risk increases with the variability of returns, while uncertainty increases with project life. ठीक है. Last में critically discuss how risk can be considered in investment appraisal process. How risk can be considered in investment appraisal process. तो एक होता है सेंसिटिव एनालिसिस, दूसरा अभी अपन ने बात की प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, फिर एडजस्टेड पेबैक पीरियड स्टिम्युलेशन और भी है ना. स्टिम्युलेशन. स्टिम्युलेशन, हाँ आई थिंक स्टिम्युलेशन भी आता है. स्टिम्युलेशन मतलब अदर वेरिएबल्स ना. स्टिम्युलेशन मतलब जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ एक वेरिएबल कंसीडर करते थे, बट हम्म. सिमुलेशन में हम मोर देन वन वेरिएबल कंसीडर करेंगे. हाँ तो स्टिम्युलेशन, आरओसीई शायद, या फिर वो कैपेम था शायद. नहीं, कैपेम तो वैक में आएगा ना, इसमें नहीं आएगा. पढ़े इसका. हाँ हाँ. Sensitivity analysis. This technique looks at the effect on the NPV of an investment project of changes in project variables such as selling price per unit, variable cost per unit, and sales volume. There are two approaches which are used. The first approach calculates the relative percentage change in a given project variable which is needed to make the NPV zero. The second approach calculates the relative percentage change in project NPV that results from a given change in the value of the project variable. First approach में relative percentage change of the variable that makes the NPV zero, और second approach में relative percentage change of the NPV that has resulted from a given change in the project variable. Okay. एक में value of the project variable, दूसरे में percentage of the project variable. Sensitivity analysis considers each project variable individually. Once the sensitivities of each project variable have been calculated, the next step is to identify the key or critical variables. These are the project variables where the smallest relative change makes the NPV zero, or where the biggest change in NPV results from a given change in the value of the project variable. The key or critical project variables indicate where the underlying assumptions may need to be checked or where managers may need to focus their attention in order to make the investment project successful. इसमें कैसा था कि जो सबसे जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो ठीक है, लेकिन जिसका परसेंटेज सबसे कम है दैट इज मोर सेंसिटिव, ऐसा था ना. म्यूट पे है तू. इसका सबसे लो ये परसेंटेज है, सबसे सेंसिटिव रहेगा, मतलब हाँ कुछ भी अगर चेंज होगा ना सबसे पहले सबसे ज्यादा ये चेंज होगा. बराबर. Probability analysis. This technique requires that probabilities
for each project outcome can be assessed and assigned. Alternatively, probabilities for different values of the project variables can be assigned or assessed and assigned. Yes, and A range of project NPVs can then be calculated as well as the mean NPV, that is the expected NPV or ENPV, associated with the repeating the investment project many times. The worst and best outcomes on and the probabilities, the most likely outcome and its probability, and the probability of a negative NPV can also be calculated. Investment decisions could then be based on a risk profile. Investment decisions could then be based on the risk profile of the investment project rather than simply on NPV decision rule. On the risk profile rather than simply the NPV decision rule. Decision can be based on risk profile of the investment project rather than decision rule. ठीक है. नीचे आते हैं risk adjusted discount rate. It is often said that the higher the risk, the higher the return. Investment projects with higher risk should therefore be discounted with higher discount rates and lower risk projects than lower risk projects. Better still, the discount rate should reflect the risk of the investment project. Theoretically, the CAPM, the capital asset pricing model, CAPM can be used to determine a project specific discount rate that reflects an investment project's systematic risk. This means uh, this means selecting a proxy company with similar business activities to a proposed investment project, ungearing the proxy company equity beta to give asset beta, which does not reflect the proxy company financial risk, regarding the asset beta to give an equity beta, which reflects the financial risk of the investing company, and using the CAPM to calculate the project specific cost of equity of the investment project. इसमें एक दिख रहा है इसमें कैसा था कि वो कैप्टन तो समझ में आ गया, उसका सीन नहीं है. बीटा एसेट में खाली बिजनेस रिस्क आता है, हाँ, और इक्विटी बीटा में बिजनेस और फाइनेंशियल आते हैं. परफेक्ट. नीचे जाते हैं एडजस्टेड पेबैक लास्ट. If uncertainty and risk are seen as being the same, payback can consider risk by shortening the payback period because uncertainty risk arises with project life. Shortening the payback period will require a risk project to pay back sooner, thereby focusing on cash flows which are nearer in time, less uncertain, and so less risky. Discounted payback can also be seen as considering risk because future cash flows can be converted into present values using a risk adjusted discount rate. The target payback period normally used by a company can be applied to the discounted cash flows. Overall, the effect is likely to be similar to shortening the payback period with undiscounted cash flows. ठीक है. ये तो लास्ट का तो खाली पे बैक पीरियड ही था कि कितना जल्दी अपन पे करवा सकते हैं, जितना कम रहेगा उतना बेटर है. इधर कैपेम के बारे में बोला है. तुझे ऐसा कुछ शेयर लग रहा है जो फिर से पढ़ना चाहिए या फिर से ऐसा डाउट में ऐसा? बोल बोल. the risk adjusted discount rate. हम्म. लास्ट वाला पैराग्राफ में. ये वाला पैराग्राफ. अरे ये वो कैपेम अपने को मॉडल यूज करना है. ठीक है. इन्होंने क्या बोला है कि रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है, लाइक हाउ रिस्क कैन बी कंसिडर्ड इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस. हाउ रिस्क को कंसिडर कैसे किया जाता है. तो अगर तेरे को रिस्क समझ फाइंड आउट करना है किसी भी कंपनी का, कम नहीं लेकिन समझ से फाइंड आउट करना है, तो तू कैसे फाइंड आउट करेगा?
तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। लाइक जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा तेरे को वो भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। वो समझा मैं। हाँ, देन सुन, तो देन मतलब उन्होंने अगर हायर रिस्क है तो उसको डिस्काउंट भी मतलब अपना इससे हायर डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे। हाँ, अभी अपन क्या करते हैं, अपन अपन यूजुअली बीटा ये लेते हैं ना। कैपएम फॉर्मूला में बीटा क्या बोलता है कि सिस्टमैटिक रिस्क कितना रहेगा। अभी सिस्टमैटिक रिस्क अपन क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज दैट इज द रिस्क विच वी कैन नॉट डाइल्यूट, और दैट दैट इज द रिस्क जो अपन सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई। मतलब इंडस्ट्री एवरेज ना, मतलब जो जो इंडस्ट्री मतलब जो हाँ, फील्ड कम में है मतलब मतलब। अदर अदर फैक्टर्स पे जो करता है डिपेंड, आउटसाइड हाँ वही। फैक्टर्स पे, नॉट कंपनी फैक्टर्स। हाँ, बराबर। तो वो तेरा हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि इसको तू डाइवर्सिफाई करके भी तू कम नहीं कर सकता, तो तू फाइंड आउट कैसे करेगा। तो तेरे पास इक्विटी बीटा रहेगा किसी प्रॉक्सी कंपनी का, फिर तू एसेट बीटा निकालेगा। एसेट बीटा इज एज गुड एज कि तेरे कंपनी का कितना, सॉरी हाँ, मतलब बेसिकली इंडस्ट्री एवरेज ऑफ एसेट बीटा, मतलब बिजनेस रिस्क। उसी इन्वेस्टमेंट पे वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट अगर किसी और कंपनी ने की हुई है, तो उसका बिजनेस रिस्क खाली एसेट बीटा से देखो पता चल जाएगा। और वो एसेट बीटा ऑफ एनी कंपनी इज इक्वल टू एनी अदर कंपनी। लाइक अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सेम होगा तो एसेट बीटा भी सेम हो सकता है, या सेम ही होता है रादर। तो देखो तेरा एसेट बीटा मिल गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं, आई थिंक अनगियरिंग बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, डी गियरिंग बोलते हैं शायद। अनगियरिंग द प्रॉक्सी कंपनी इक्विटी बीटा टू गिव एसेट बीटा। फिर तेरे को इसको करना है, फिर से एक बार तेरे को गियर करना पड़ेगा। री गियर बोलते हैं इसको। तेरे को एसिड बीटा मिलने के बाद, सो दैट तेरे को तेरी कंपनी का इक्विटी बीटा मिले। अगर तेरे को तेरी कंपनी का इक्विटी बीटा मिल गया, मतलब तेरे को तेरा सिस्टमैटिक का वो मिल गया, रिस्क मिल गया। फिर तेरे को तेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऐसा। समझा। ये सर ने उस दिन पढ़ाया भी था, मस्त पढ़ाया था। हाँ।